यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करें। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुग़ल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहते। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहन सहन के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप के बाधक थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें
सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। अनेक लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाह सालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। औरंगज़ेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार। शिवाजी। औरंगज़ेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज़ कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज़ कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल के दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमज़ोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह केवल खास किस्म की और राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। 1784 में वारेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा ज़रूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1669 के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी।
शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श चापमार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेज़ों की कोठियाँ थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष, अंग्रेज़ों की विजय। सन 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 16 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज़। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताऊस भी था। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफ़गानिस्तान, जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 में इन दोनों सूबों ने भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस धनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी: मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज़। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेज़ों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठा को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में, यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत
पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः 1799 में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेज़ों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने, जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज़ इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठा ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेज़ों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त ज़रूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमज़ोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सज़ा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सज़ा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा क्यों न हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गर्चे उसका जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपुताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 में हुई थी। वह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनीतिक था। इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाईं। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजनाओं को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। इंग्लैंड के 2 रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से यहाँ
भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया था कि या तो वह अपने यहाँ कारखाने लगाएं या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करें, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से उसे अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हैम्डेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज़ ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेज़ी से एक करके एक काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के बारे में क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती।